हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का कॉम्पिटिटिव एकेडमिया में। इस सीरीज़ में हम जो आने वाले एग्ज़ाम हैं यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2020 और साथ ही आरओ एआरओ 2016 का जो री एग्ज़ाम होने वाला है उसमें जो भी करंट अफेयर्स आएंगे उनको डिस्कस करेंगे। तो आज से हम शुरुआत कर रहे हैं। 1 जून से 10 जून तक इसमें होगा और आगे 10 दिन करके डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा जो पीछे का छूट गया है वो भी 10 दिन करके हम एग्ज़ाम से पहले डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि पंटियस सैंक्टस नामक मछली की नई प्रजाति किस राज्य में खोजी गई है। तो इसमें हम क्वेश्चन आंसर फॉर्म में डिस्कस करेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन होगा, उसका सीधा आंसर होगा और एक्सप्लेनेशन मैं बता दूंगा उससे जो इम्पोर्टेंट है। तो पंटियस सैंक्टस नामक ये फिश जो है ये तमिलनाडु राज्य में खोजी गई है और ये एक फ्रेश वाटर फिश है। वहाँ पर एक कॉलेज है बीजेएम गवर्नमेंट कॉलेज, उसके जूलॉजी डिपार्टमेंट ने इस फिश को खोजा और नाम भी उन्होंने ही दिया है। भारत में पहली डॉल्फिन शोध केंद्र ये किस राज्य में बनाया जा रहा है। तो ये बिहार राज्य में बनाया जा रहा है। और जो डॉल्फिन है तो पता होगा ये हमारा राष्ट्रीय जलीय पशु है, इंडेंजर्ड श्रेणी में आता है और इसको कॉमनली आप यूपी बिहार में देखेंगे तो सूस नाम से जाना जाता है, क्योंकि जब ये पानी से निकल करके सांस लेता है तो सू सू की बहुत तेज़ आवाज़ आती है, इसलिए सूस नाम से भी जाना जाता है। वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता माई लाइफ माई योगा किसके द्वारा प्रारंभ की गई। तो ये आयुष मंत्रालय तथा भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद इन दोनों की संयुक्त पहल है। इसमें करना क्या है कि अपना एक जिनको भी पार्टिसिपेट करना है तो उन्हें अपना एक 3 मिनट का योगा करते हुए वीडियो बनाना है और इसकी साइट पे जा कर के अपलोड कर देना है और आप ऐसे इस प्रतियोगिता में भाग ले पाएंगे। हमारे प्रधानमंत्री पीएम नरेंद्र मोदी ने, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने जो मन की बात है उसमें इसकी घोषणा की थी। अगला है कि हाल ही में अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में ले जाने वाली पहली निजी कंपनी कौन सी बनी। तो स्पेस एक्स ये पहली निजी कंपनी है जो अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में ले गई। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा इलोन मस्क की ये कंपनी है। 5वां प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य के लिए जल जीवन मिशन के अंतर्गत 445 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। तो छत्तीसगढ़ को ये दिया गया है। जल जीवन मिशन इसकी शुरुआत 2019 में की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इसकी घोषणा की थी। इसका उद्देश्य क्या है कि 2024 तक देश के जितने भी घर हैं सभी घरों में पाइप्ड वाटर की सप्लाई सुनिश्चित करना। और इसका जो लोगो है वो हर घर जल। हाल ही में कौन सर्वाधिक कमाई करने वाले एथलीट बने। तो फोर्ब्स जो जारी करती है रिपोर्ट उसके अनुसार रोजर फेडरर ये सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीट बने हैं और ये एक स्विट्ज़रलैंड के टेनिस प्लेयर हैं। पिछले साल ये स्थान रोनाल्डो को मिला था, पहला स्थान। इस साल इनको रोनाल्डो को पीछे छोड़ते हुए रोजर फेडरर सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीट बन गए हैं। और भारत में अगर पूछा जाए तो भारत में विराट कोहली, प्रश्न ये भी बन सकता है। हाल ही में बीसीसीआई ने किसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 के लिए चुना है। तो बीसीसीआई ने रोहित शर्मा को चुना है। इसके अलावा बीसीसीआई ने अर्जुन पुरस्कार के लिए ईशांत शर्मा, शिखर धवन और दीप्ति शर्मा इन 3 लोगों को नामित किया है। अर्जुन पुरस्कार के लिए 3 लोग, ईशांत शर्मा, शिखर धवन और दीप्ति शर्मा, जबकि जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है उसके लिए रोहित शर्मा। अगला है, हाल ही में किस देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ अपने सभी प्रकार के संबंधों को समाप्त कर दिया। तो अमेरिका ने अभी WHO के साथ अपने सभी प्रकार के संबंधों को समाप्त कर दिया, ऐसा आरोप लगाते हुए कि ये बायस्ड है, चाइना की तरफ ज़्यादा टिल्ट है, तो इसलिए सारे अपने जो भी संबंध थे वो समाप्त कर दिए। WHO बनाया कब, इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। इसीलिए 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में भी मनाते हैं।
WHO का हेडक्वार्टर जिनेवा में है और इसकी जो पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन है वो है यूनाइटेड नेशन। कोविड-19 से संबंधित पुस्तक बिहाइंड द मास्क ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो अब्दुल मन्नान के द्वारा ये लिखी गई है। ये एक बांग्लादेशी पॉलिटिशियन और ब्यूरोक्रेट्स हैं। लाइफ सेविंग तकनीक की समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए हाल ही में किसके द्वारा CTAP लॉन्च किया गया? तो कोविड-19 टेक्नोलॉजी एक्सेस टूल CTAP का फुल फॉर्म है और ये WHO के द्वारा लॉन्च किया गया। ये करेगा क्या? वैक्सीन तथा औषधि निर्माण को प्रोत्साहित करेगा और इसके लिए इसके ऊपर जो भी लोग रिसर्च कर रहे हैं कोविड-19 के लिए वो अपनी रिसर्च से रिलेटेड इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, एक दूसरे से साझा कर सकते हैं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। अगला है कि चैंपियंस पोर्टल किससे संबंधित है? तो ये MSME से संबंधित है और चैंपियंस का फुल फॉर्म है क्रिएशन एंड हार्मोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेस। तो MSME से रिलेटेड जो भी शिकायतें हैं उनको सुलझाना, MSME की सहायता करना, उसके लिए ये पोर्टल लॉन्च किया गया है। हाल ही में पश्चिमी घाट से टकराए तूफान का क्या नाम है? तो निसर्ग नामक तूफान पश्चिमी घाट से टकराया और पूर्वी घाट से कौन सा टकराया था? अम्फान, जो बंगाल की खाड़ी में आया था। और निसर्ग ये पश्चिमी घाट से टकराया। जो 2020 की लिस्ट है, जो आप लोगों को पता होगा, उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो भी आते हैं बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, इन महासागर, इन क्षेत्रों में, तो उनको नाम दिया जाता है। तो 2020 के लिए जो लिस्ट बनी है उसमें निसर्ग पहला नाम है और निसर्ग नाम बांग्लादेश ने दिया है। तो ये भी याद रखना है, प्रश्न ऐसे पूछा जाता है। तो इसमें जो हम प्रश्न डिस्कस कर रहे हैं, तो एक तो वो डायरेक्ट प्रश्न तो इम्पॉर्टेंट है ही, साथ में जो भी एक्सप्लेनेशन किया जा रहा है उसमें भी ध्यान देना है। और अगर आप नोट्स बनाना चाहें तो नोट्स भी बना सकते हैं साथ में। इसके अलावा इसकी जो PDF है वो टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, तो एक्सप्लेनेशन से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, तो वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी आप ध्यान दीजिएगा। और 2020 की जो सूची जारी की गई है उसमें जो आगे आने वाले तूफान होंगे उनका नाम होगा अर्नब, फिर आग, व्योम, अजर, ऐसे एंड सो ऑन, बहुत लंबी लिस्ट होती है। अगला प्रश्न है कि अल्ट्रा स्वच्छ नामक कीटाणु शोधन इकाई, अल्ट्रा स्वच्छ, ये किसके द्वारा विकसित की गई है? तो ये DRDO के द्वारा विकसित की गई है। DRDO की स्थापना 1958 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। अगला प्रश्न है कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए किस राज्य में सैलून तथा ब्यूटी पार्लर में आधार अनिवार्य कर दिया गया है? तो तमिलनाडु ने ऐसा किया है कि जो भी लोग सैलून या ब्यूटी पार्लर जाते हैं वहाँ पर अपना आधार कार्ड उन्हें जमा करना होगा या आधार कार्ड से रिलेटेड डिटेल्स वहाँ पर जमा करनी पड़ेंगी, ताकि अगर बाद में इन्फेक्शन होता है, कोई इन्फेक्ट हो जाता है, तो उसकी ट्रेसिंग आसानी से की जा सके, इसके लिए ये अनिवार्य किया गया है। अगला है कि अमांडा तूफान जिसके कारण व्यापक जनधन की हानि हुई अभी कहाँ आया? तो गल्फ ऑफ मैक्सिको में आया था और इसके कारण एल सल्वाडोर और ग्वाटेमाला, ये दोनों देश प्रभावित हुए मुख्यतः। ये लैटिन अमेरिकी देश हैं, ग्वाटेमाला और एल सल्वाडोर। अगला है कि के फोन किस राज्य की पहल है? तो ये केरल की पहल है और के फोन का फुल फॉर्म है केरल, एफ से होगा फाइबर ऑप्टिक इंसे नेटवर्क, फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क, ऑप्टिक नेटवर्क। इसके अंतर्गत ये किया जाएगा कि जो केरल के लगभग 20 लाख BPL परिवार हैं उनको फ्री में इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। अगला प्रश्न है बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए किन्हें नामांकित किया गया? तो विकास कृष्णन और अमित पंघाल, इन दो लोगों को बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामांकित किया है। अगला है शून्य संपर्क राइड किसके द्वारा लॉन्च की गई? तो यूट्यूब वगैरह आप देखते होंगे, उस पर ऐड आता होगा ऊबर का, तो उसमें जहाँ पे ड्राइवर बैठता है उसको पूरा पैक कर दिया गया है ताकि ड्राइवर और जो कस्टमर बैठेगा या जो भी राइडर होगा उसके बीच में कांटेक्ट ना हो पाए, इसके लिए उबर ने लॉन्च किया है। किस राज्य सरकार ने हर गांव में स्वास्थ्य मित्र नियुक्त करने की घोषणा की है?
तो राजस्थान सरकार ने ये की है, जो ग्रामीण हैं उनको स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए हर वार्ड में एक युवक और एक युवती यानी कि 2 स्वास्थ्य मित्र नियुक्त किए जाएंगे। राजस्थान का एक स्वास्थ्य अभियान है निरोगी राजस्थान, उसके अंतर्गत इसकी शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय करियर सेवा पोर्टल ये किस मंत्रालय की पहल है? तो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की पहल है। इसके अंतर्गत जो नियोक्ता हैं और आवेदक ये दोनों एक ही मंच पर आएंगे। तो इससे क्या होगा कि जिनको वर्कर्स की ज़रूरत है वो यहाँ से ले सकते हैं, साथ ही जिनको जॉब सर्च करना है तो उनके लिए भी आसानी होगी। इसके लिए प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। अगला है कि सूडार नामक सोशल डिस्टेंसिंग ऐप किसने लॉन्च किया है? तो ये गूगल ने लॉन्च किया है। नाम ही काफ़ी इसका, बस याद रखना, इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं पूछा जाएगा। सूडार सोशल डिस्टेंसिंग ऐप है और ये गूगल का है। अगला है कि माइग्रेंट वर्कर्स के कौशल मानचित्रण के लिए कौन सी पहल प्रारंभ की गई है? तो इसके लिए स्वदेश नामक पहल प्रारंभ की गई है। स्वदेश का फुल फॉर्म है स्किल्ड वर्कर्स अराइवल डेटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट, इससे सपोर्ट हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा कि एक जो स्किल बेस्ड डेटाबेस है वो तैयार किया जाएगा, जिसकी जैसे स्किल है उस हिसाब से, और उसी हिसाब से फिर लोगों को जॉब प्रोवाइड की जाएगी। ये डेटाबेस तैयार करने से आसानी ये होगी कि जिसकी जैसी स्किल्स है उसके हिसाब से उन्हें जॉब प्रोवाइड करने में आसानी होगी। अगला है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने स्ट्रीट वेंडर्स को आसानी से लोन उपलब्ध कराने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की है? तो पीएम स्वनिधि नामक योजना प्रारंभ की है। तो इसका फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। तो ये एक माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटी स्कीम है। इसके अंतर्गत अभी जो कोविड-19 की वजह से बहुत सारे जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, जो रेडी वगैरह लगाते हैं, वो प्रभावित हुए हैं, तो उनके जीवन यापन के लिए समस्या उत्पन्न हो गई है। तो इसके अंतर्गत उन्हें 10,000 रुपये तक का लोन उपलब्ध कराया जाएगा, और जो इसके ऊपर जो लोन के ऊपर जो ब्याज पड़ता है वो सब्सिडी दी जाएगी, डायरेक्ट इनके अकाउंट में भेज दिया जाएगा पैसा जो ब्याज वाला होगा। अगला है कि हाल ही में CII के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है या किसने प्रभार संभाला है? तो उदय कोटक ने CII के नए अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है। CII का फुल फॉर्म है कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। तो ये जो इंडस्ट्रीज़ का ये कन्फेडरेशन है, एक उनका परिसंघ है, ताकि उनके जो हित हैं उनको सुनिश्चित किया जा सके, कॉरपोरेट गवर्नेंस को सुनिश्चित किया जा सके, ये उसके लिए है। अगला है कि हाल ही में किस पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट कर दिया गया? तो कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदल करके श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट कर दिया गया। इसके अलावा आप लोगों को पता होगा जो चेनानी नाचरी सुरंग है, NH 44 पे शायद है, जम्मू कश्मीर में, तो उसका भी नाम परिवर्तित करके श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखा गया है। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ये कौन है? आपको पता होगा कि ये जो पहली हमारी गवर्नमेंट बनी थी पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में, उसमें ये कैबिनेट मंत्री थे। बाद में जब नेहरू के साथ इनका मतभेद होता है तो ये त्यागपत्र दे देते हैं, और RSS के सहयोग से जो जनसंघ पार्टी बनी थी, ये इन्हीं ने उसकी स्थापना की थी। तो अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में किस भारतीय लेखक ने एशिया के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरीज पुरस्कार 2020 जीता? तो कृतिका पांडे को यह पुरस्कार मिला है। इनकी शॉर्ट स्टोरी है द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स, इसके लिए पुरस्कार इन्हें मिला है। अगला है, हाँ, इसके अलावा ये जो पुरस्कार है कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरीज पुरस्कार, तो ये 5 क्षेत्रों में दिया जाता है, 5 रीजन्स में। तो अलग अलग क्षेत्र कौन से? एक अफ्रीका के लिए अलग किसी ने जीता होगा, एशिया के लिए कृतिका पांडे ने जीता, कनाडा और यूरोप के लिए एक अलग होता है, कैरेबियन के लिए एक अलग, और प्रशांत में जो कॉमनवेल्थ देश हैं वो उनके लिए अलग। कॉमनवेल्थ वो देश हैं जो कभी इंग्लैंड के उपनिवेश रहे हैं। अगला है कि सुमेरु पैक्स उपकरण किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो ये DRDO के द्वारा विकसित किया गया है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी जो हमारे स्वास्थ्यकर्मी हैं वो PPE किट जो पहनते हैं उसकी वजह से उन्हें थोड़ी देर में बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगती है, तो बहुत ज़्यादा
असहजता होती है, उसके लिए ये सुमेरु पैक्स नामक उपकरण एक विकसित किया गया है। तो इसमें क्या होगा, एक 500 ग्राम का छोटा सा बैकपैक भी होगा जिसमें वेंटिलेशन डिवाइस लगी होगी। इससे क्या होगा कि पसीना नहीं निकलेगा, गर्मी नहीं लगेगी, इसके लिए है। ट्यूलिप प्रोग्राम किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो HRD मिनिस्ट्री और आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय, इन दोनों की ये संयुक्त पहल है। और ट्यूलिप का फुल फॉर्म है द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम। इसके अंतर्गत क्या होगा, जो भी इंजीनियरिंग स्नातक कर चुके हैं उनको इंटर्नशिप का मौका मिलेगा, जो स्मार्ट सिटीज़ हैं वहाँ पर, उसके लिए ये प्रोग्राम है। अगला देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार किस भारतीय राज्य में बाघों की सबसे अधिक मौतें हुई हैं? तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा मौतें हुई हैं, 750। इसके बाद महाराष्ट्र का नंबर आता है, और ये आंकड़ा 2012 से लेकर के अब तक के लिए, पिछले 8 साल यानी कि 2012 से 2020 के लिए। तो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में मौतें हुई लगभग 750 टोटल मौतें हुई हैं 2012 से लेकर के अभी 2020 तक, जिसमें MP में 173 बाघ मरे हैं। और दिसंबर 2019 में जो जनगणना की गई थी बाघों की, उसके अनुसार भारत में कितनी संख्या है टोटल बाघों की? ये है 2967, 2967। ये आंकड़ा भी याद रखना, पीछे एक एग्जाम में आ चुका है और आगे भी इम्पॉर्टेंट है ये, आगे के लिए भी। अगला है कि वाहन मित्र योजना किस राज्य की पहल है? तो वाहन मित्र योजना ये मध्य प्रदेश की पहल है। जो वहाँ के टैक्सी चालक हैं, कोविड-19 की वजह से काम ठप हो गया था उनका, तो उसकी वजह से उनका जो भी नुकसान हुआ है तो उसके लिए उन्हें 10,000 की वित्तीय सहायता दी जाएगी, ताकि जो भी टैक्सी चालक हैं उनको इंश्योरेंस का पैसा भरना होता है या और भी ऐसी चीज़ें होती हैं जो जहाँ पर पैसे उसे जमा करने होते हैं, तो उसके लिए उन्हें सहायता मिल सकेगी। विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की थीम क्या थी? तो 2020 की थीम है टाइम्स फॉर नेचर। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, 5 जून। इस बार का जो होस्टिंग कंट्री है वो कोलंबिया है। अगला देखते हैं। किस राज्य की पुलिस ने डिप्रेशन ग्रस्त पुलिस कर्मियों के लिए स्पंदन नामक अभियान शुरू किया है? तो छत्तीसगढ़ ने शुरू किया है। पिछले 2 सालों में छत्तीसगढ़ में लगभग 50 से अधिक पुलिसकर्मियों ने आत्महत्या की है। तो इसकी वजह से जो भी वहाँ पर ऐसी घटनाएं हो रही हैं या पुलिसकर्मी जो अवसादग्रस्त हो रहे हैं, उसके लिए उनकी काउंसलिंग की जाएगी, उन्हें असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी। इसके लिए स्पंदन नामक प्रोग्राम छत्तीसगढ़ ने शुरू किया है। अगला प्रश्न है कि एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 में कौन सा संस्थान शीर्ष पर रहा? तो सिंघुआ यूनिवर्सिटी चीन, ये पहले स्थान पर रहा। और अगर इंडिया में देखा जाए कि सबसे अच्छी जिसकी पोजीशन रही, तो IISc बेंगलुरु है, जो कि 36 पे रहा था। IISc बेंगलुरु 36 पे रहा और 47 पे IIT रोपड़ रहा है। तो ये इंडिया का जो IISc बेंगलुरु 36 पे रहा है, तो इसकी रैंक भी याद रखना है और सबसे टॉप पे इंडिया में कौन था वो भी याद रखना है। और दूसरे नंबर पे भी चीन की यूनिवर्सिटी पेकिंग यूनिवर्सिटी रही है, तीसरे नंबर पे सिंगापुर यूनिवर्सिटी रही है। अगला प्रश्न है, WTO में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया? तो ब्रजेंद्र नवनीत को WTO में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है और ये 3 साल के लिए नियुक्त किए गए हैं। ये पूर्व IAS अधिकारी हैं, 1999 के IAS अधिकारी हैं ये। अगला है, विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर सरकार ने 200 शहरी वनों को विकसित करने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की है? तो शहरी वन ये योजना प्रारंभ की गई है। 200 शहरी वनों को विकसित किया जाएगा, इसके अंतर्गत शहरों में वनों का क्षेत्र बढ़ाने के लिए। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने ऊर्जा दक्षता, नवीकरणीय ऊर्जा और स्थिरता
को बढ़ावा देने के लिए #ICommit नामक पहल की शुरुआत की है। तो ये विद्युत मंत्रालय की पहल है। अगला देखते हैं। इसमें किया क्या जाएगा कि जो सभी सरकारें हैं और कॉरपोरेट्स हैं, एनजीओ हैं, थिंक टैंक्स हैं या बाकी जो आम व्यक्ति हैं या जितने भी इससे जुड़े हुए हितधारक हैं, सबको एक साथ लाया जाएगा ताकि जो टिकाऊ ऊर्जा प्रणाली है उसको विकसित किया जा सके। अगला प्रश्न है कि महिला एशियाई कप फुटबॉल टूर्नामेंट 2022 के मेज़बान के रूप में किसे चुना गया है? तो 2022 के लिए भारत को चुना गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में फोर्ब्स के द्वारा जारी की गई सूची के अनुसार विश्व में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटी रहे। तो काइली जेनर, ये फीमेल सेलिब्रिटी हैं, ये सेलिब्रिटी रहीं। 2019 में इन्होंने सबसे ज़्यादा कमाई की है। और अगर भारत में पूछा जाए तो टॉप 100 में सिर्फ और सिर्फ अक्षय कुमार सम्मिलित हैं, जो कि 52nd पोजीशन पे रहे। ये टॉप 100 में एकमात्र भारतीय हैं। और काइली जेनर ये मॉडल हैं और टीवी पर्सनालिटी है। इसके अलावा ये बिजनेसमैन भी हैं अमेरिका की। ये किम कार्दाशियन की कज़िन है। तो ये पहले नंबर पे रही। बहुत यंग एज है इनकी, 1997 में बर्थ हुई थी, 22-23 साल की हैं। अगला है कि किस राज्य के द्वारा मेघ संदेश नामक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया? तो कर्नाटक के द्वारा एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। जैसा कि नाम से ही पता चला है मेघ संदेश कि ये कुछ वर्षा से रिलेटेड होगा ताकि वर्षा की जानकारी मिल सके। अगला है हाल ही में किस बैंक के द्वारा चालू खाता खोलने के लिए भारत में पहली मोबाइल एप्लीकेशन आधारित सुविधा प्रारंभ की गई है? तो इंडसइंड बैंक के द्वारा आप ऑनलाइन भी खाता खोल सकते हैं। अभी तक ऐसी सुविधा किसी बैंक के द्वारा नहीं दी गई है कि आप मोबाइल एप्लीकेशन के द्वारा ही खाता खोल सके। आपको फिजिकली जाना पड़ता है बैंक में, तभी आपका खाता खुलता है। तो ये बैंक के लिए है। इंडसइंड बैंक ये पहला ऐसा बैंक है जिसने एप्लीकेशन आधारित सुविधा दी है। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा रूसी भाषा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो रूसी भाषा दिवस 6 जून को मनाया जाता है और इसकी घोषणा 2010 में की गई थी। तब से 2010 से हर साल 6 जून को रूसी भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये मनाया क्यों जाता है? रूस के एक लेखक थे अलेक्जेंद्र पुश्किन, तो उनका जन्मदिवस होता है 6 जून को, इसी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इन्हें आधुनिक रूसी साहित्य का जनक भी कहा जाता है। और इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र के द्वारा और भी भाषा दिवस मनाए जाते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं। जैसे कि अरबी भाषा दिवस 18 दिसंबर को मनाया जाता है। ये किसी एग्ज़ाम में पूछा भी गया है, किसी साल के पीसीएस में पूछा गया है अरबी भाषा दिवस कब मनाया जाता है। अंग्रेज़ी भाषा दिवस 23 अप्रैल को मनाया जाता है। चीनी भाषा दिवस 20 अप्रैल को मनाया जाता है और फ्रेंच भाषा ये 20 मार्च को मनाया जाता है। अगला है वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 7 जून को मनाया जाता है और 2020 के लिए जो इसका विषय रहा या इसकी जो थीम रही वो रहा खाद्य सुरक्षा सभी का व्यवसाय। अगला प्रश्न है कि विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? विश्व महासागर दिवस 8 जून को मनाया जाता है। यूपीएससी में ये प्रश्न आया था 2015 में शायद, और स्टेटमेंट पूछा गया था कि 2008 से इसको मनाया जाना शुरू किया गया, ऐसे करके कुछ था। तो इसको 2008 से मनाया जाना शुरू किया गया है। और इस साल की इसकी थीम रही एक सतत महासागर के लिए नवाचार, यानी कि इनोवेशन फॉर ए सस्टेनेबल ओशन। 2020 के लिए थीम ये रही और 8 जून को मनाया जाता है। तो दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कब से मनाया जा रहा है, 2008 से मनाया जा रहा है, और 2020 के लिए इसकी थीम क्या रही, इनोवेशन फॉर ए सस्टेनेबल ओशन, या फिर हिंदी में एक सतत महासागर के लिए नवाचार। अगला है हाल ही में किस राज्य के द्वारा एक ऑनलाइन कचरा प्रबंधन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया? तो आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा ऑनलाइन कचरा प्रबंधन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया ताकि जो भी कचरा है उसका सही से निपटान किया जा सके। इसके लिए इन्होंने 6R पर फोकस किया है। पहले हम लोग 3R सुनते थे, रीयूज़, रिसाइकिल, रिड्यूस, लेकिन इन्होंने 6R पर फोकस किया है। इसके अंतर्गत रीयूज़, रिसाइकिल, रिड्यूस, रीडिज़ाइन, रिफर्बिश और रीमैन्युफैक्चरर,
तो ये करना है। और इसके लिए आंध्र प्रदेश ने एक पर्यावरण प्रबंधन निगम भी स्थापित किया है जिसका नाम है आंध्र प्रदेश पर्यावरण प्रबंधन निगम। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में अदसा कोयला फील्ड का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो ये महाराष्ट्र में किया गया। क्षमा चाहेंगे, ये क्वेश्चन मैंने टेलीग्राम में पूछा था, तो उसका जो सही आंसर मैंने वहाँ पर दे दिया था वो बिहार है, तो बिहार इसका सही आंसर नहीं है। ये नागपुर में स्थित अदसा कोयला फील्ड है महाराष्ट्र में, तो इसका उत्तर होगा महाराष्ट्र। अगला है, हाल ही में रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन रहे? तो आपको ये याद रखना है, कभी भी कोई प्रतिष्ठित पुरस्कार अगर पहली बार किसी को मिलता है तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मुझे लगता है कि इस बार अगर पुरस्कार से अगर कोई प्रश्न पूछे जाने की सबसे ज़्यादा संभावना है अब तक के करंट अफेयर से, आगे अगर इससे भी ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट हो जाए तो बात अलग है, तो यही एक मुझे लगता है जो पूछा जा सकता है। रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार ये जावेद अख्तर को मिला है। ये रिचर्ड डॉकिंस ये एक जीव विज्ञानी थे और ये पुरस्कार विज्ञान, शिक्षा और मनोरंजन के क्षेत्र में उन लोगों को दिया जाता है जो सार्वजनिक रूप से धर्मनिरपेक्षता, तर्कसंगतता और वैज्ञानिक सत्य को बढ़ावा देते हैं। और ये दिया किसके दिया जाता है? एक अमेरिकन एनजीओ है जिसका नाम है एथीस्ट अलायंस ऑफ अमेरिका, ये उसके द्वारा दिया जाता है और इसकी शुरुआत की गई थी 2003 में। पहला संस्करण जो दिया गया था वो 2003 में दिया गया था। अगला प्रश्न है कि किस मिशन के अंतर्गत आईओसी के देशों को कोविड-19 संबंधित औषधियों की पूर्ति सुनिश्चित की गई? तो मिशन सागर के अंतर्गत, तो इसमें कई सारे देश हैं दक्षिणी हिंद महासागर के, जैसे कोमोरोस हो गया, सेशल्स हो गया, मालदीव्स हो गया, मेडागास्कर हो गया, और इन सभी देशों को इस मिशन सागर के अंतर्गत औषधियों की और या भी जो भी उन्हें असिस्टेंस चाहिए या वस्तुएं चाहिए उसकी पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए ये शुरू किया गया था। अगला है, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में भारत का क्या स्थान रहा? तो 168वां स्थान रहा। इसके अलावा जो 2018 में इससे पहले वाला संस्करण आया था उसमें 177वां स्थान रहा था, यानी कि 9 स्थान का सुधार हुआ है। और इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स या पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक ये जारी किसके द्वारा किया जाता है? इसमें 3 लोग हैं, येल यूनिवर्सिटी, कोलंबिया यूनिवर्सिटी और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये तीनों लोग मिलकर के जारी करते हैं। इसका पहला संस्करण 2002 में जारी किया गया था और इस साल जो 2020 में जारी किया गया इसमें डेनमार्क को पहला स्थान मिला है और इंडिया को 168वां स्थान मिला। तो दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, पहला स्थान और कौन जारी करता है 3 संस्थाएं मिल करके, और इंडिया का क्या रहा, क्योंकि अक्सर रिपोर्ट से ये पूछा जाता है। पहले स्थान से ज़्यादा महत्वपूर्ण ये होता है कि भारत का प्रदर्शन कैसा रहा। आप जितने भी उठा करके देखोगे ज़्यादातर पीसीएस में, यूपीएससी में और ऐसे जो भी दूसरे भी स्टेट के पीसीएस होते हैं यूपी के अलावा, वहाँ पर जो भारत का स्थान रहा उससे प्रश्न आते हैं। इसके अलावा बहुत सारे जो वनडे एग्ज़ाम है, एसएससी वगैरह हो गया या और भी रेलवे आरआरबी के जो भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन भी पूछ लेते हैं, लेकिन स्टेट पीसीएस में भारत का ज़्यादातर पूछा जाता है। किसी भी रिपोर्ट में या किसी भी इंडेक्स में भारत का क्या स्थान रहा। अगला प्रश्न है, वायुसेना ने गंभीर रोगियों के लिए एक एयरबॉर्न रेस्क्यू पॉड विकसित किया है जिसका नाम है, तो इसका नाम है अर्पित, एयरबॉर्न रेस्क्यू पॉड फॉर आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस राज्य ने वंदे उत्कल जननी को राज्यगान का दर्जा दिया है? तो उड़ीसा राज्य ने इसको अपना राज्यगान घोषित किया है, वंदे उत्कल जननी को। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि वंदे उत्कल जननी किसके द्वारा लिखा गया है, यह भी इंपॉर्टेंट है। किस राज्य ने राजकौशल नामक पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये राजस्थान ने राजकौशल नामक पोर्टल लॉन्च किया है ताकि जो भी लोग हैं जिनके पास कोई काम नहीं है करने के लिए, वो अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कर सकें, अपनी स्किल्स वहाँ पे बताएं, उसके बाद उनको उपयुक्त जो भी उनके हिसाब से कार्य होगा वो उन्हें प्रोवाइड कराया जाएगा। इसके लिए ये राजकौशल नामक पोर्टल लॉन्च किया राजस्थान सरकार ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस शहर को उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया? तो उत्तराखंड की जो अभी तक जो राजधानी थी वो देहरादून है, इवन अभी भी है, थी नहीं, लेकिन अब क्या है वो सिर्फ अब
शीतकालीन राजधानी रहेगी। ग्रीष्मकालीन में गैरसैंण या फिर इसे भराड़ीसैंण भी कहते हैं, ये राजधानी हो जाएगी। अभी तक हमेशा के लिए 12 महीने के लिए देहरादून राजधानी थी, अब ग्रीष्मकाल के लिए भराड़ीसैंण या गैरसैंण हो जाएगा और शीतकाल में देहरादून ही राजधानी रहेगी। ये गढ़वाल मंडल में स्थित है और चमोली ज़िले में स्थित है। राज्यपाल की उत्तराखंड की जो राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य, उन्होंने इसकी 8 जून को घोषणा की कि गैरसैंण भी अब ग्रीष्मकालीन राजधानी होगी उत्तराखंड की। अगला प्रश्न है, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो ये विश्व बैंक समूह के द्वारा रिपोर्ट जारी की जाती है। अगला प्रश्न है कि मर्सर का जो 2020 कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे है, इसके अनुसार भारत का सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो इसमें मुंबई भारत का सबसे महंगा शहर है और विश्व में ये 60वें नंबर पे आता है। हांगकांग विश्व का सबसे महंगा शहर है और दूसरे नंबर पर अशकाबाद आता है। और इसके बाद मुंबई के बाद दिल्ली सबसे महंगा शहर है। दिल्ली 101वें नंबर पे आता है विश्व में। टॉप 100 में एक ही शहर है, मुंबई। अगला है कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को कोविड-19 के कारण रद्द कर दिया गया 2020 के लिए, और अब तक इससे पहले यह पुरस्कार कितनी बार रद्द किया गया? तो इससे पहले 2 बार इसको और रद्द किया गया है। एक बार 1970 में वित्तीय संकट के कारण, उसके बाद 1990 में फिलीपींस में बहुत बड़ा भूकंप आया था, उसके कारण इसको रद्द कर दिया गया। ये प्रोवाइड कौन करता है? फिलीपींस सरकार, एक एनजीओ है रॉकफेलर ब्रदर्स फंड, तो ये दोनों मिल करके ये पुरस्कार देते हैं। ये तीसरे राष्ट्रपति थे फिलीपींस के, रेमन मैग्सेसे। उनकी एक हवाई दुर्घटना में 1957 में मृत्यु हो गई थी, तभी से ये पुरस्कार उनके याद में दिया जाता है। अगला प्रश्न है, इंटरनेट के द्वारा नियंत्रित भारत का पहला रोबोट विकसित किया गया है जिसका नाम है कोरोबॉट। तो ये अभी तक जितने थे तो वो ऑफलाइन उनको हैंडल किया जाता था, या वाईफाई के माध्यम से, यानी कि या ब्लूटूथ के माध्यम से पास रह के इन्हें उनको नियंत्रित किया जाता था। लेकिन ये पहला है कि आप कहीं पर भी दुनिया में बैठ के इंटरनेट के माध्यम से इसको रेगुलेट कर सकते हैं। तो ऐसा ये पहला रोबोट है। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही है। आगे का जो करंट अफेयर्स है वो 21 तारीख को आएगा, 11 जून से लेकर के 20 जून तक। और इसकी जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी हमारे। वहाँ पर डेली क्विज़ भी होता है, GS का भी और करंट अफेयर्स का भी, तो आप उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। इसके अलावा जो पीछे का करंट अफेयर्स है RO और UPPCS 2020 के लिए इम्पॉर्टेंट, वो भी धीरे धीरे आगे चल के कवर करा देंगे, क्योंकि अभी GS के क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, उसके वीडियोज़ आ रहे हैं, तो उसमें सारा टाइम चला जाता है। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।